गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? भाई मस्त और स्वस्थ होंगे। तो मैं बच्चों आपका मयंक सर, जो एनसीईआरटी का वन शॉट अपन ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी में आज बेटा जी एंजाइम के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल वाले रिमेनिंग चैप्टर का अपन वन शॉट स्टडी कर चुके, जिसमें बेटा जी प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज बात अपन कर रहे हैं एंजाइम की। तो एंजाइम बेटा जी बायोमोलिक्यूल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जिससे नीट में हर बार आपको एक क्वेश्चन मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में बेटा जी इस एंजाइम का अपन पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, और जब ये वन शॉट अपना कंप्लीट होगा तब तक वही अपना एफर्ट रहेगा कि जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाए उसमें बाहर से नीट में कहीं कोई क्वेश्चन आपको ना मिले। तो करें स्टार्ट। रेडी बेटा जी? तो एंजाइम वही जो बता रहा था सबसे पहले अपन कि नीट में आपको इस एंजाइम वाले पार्ट से कितने एक क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा। चलो क्या कहता है बच्चों एंजाइम? एंजाइम जिसके लिए बेटा जी अपन एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, बायो कैटेलिस्ट। क्या बोल देते हैं? बायो कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का मीनिंग हो गया ना बेटा जी, कैटेलाइज करता है ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। तो अपने अंदर की जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो भी रिएक्शंस बॉडी के अंदर होगी, सबको कैटेलाइज करने का काम किसका रहेगा? एंजाइम का रहेगा। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हाँ बच्चों देखो पहली लाइन क्या आ गई? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट, सारे नहीं होते, एक्सेप्शन ध्यान होगा आपको, बिल्कुल आ रहा है वो। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, ये जो राइबोजाइम होते हैं कौन से न्यूक्लिक एसिड से? आरएनए से। उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आपको ध्यान होगा, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज ये वही है बेटा जी जो राइबोसोम की लार्ज यूनिट में मिलता है। ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में इसका रोल होता है, वही पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम। अब बेटा जी देखो पीछे बायोमोलिक्यूल में हम प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर पढ़ के आए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसी की बात कर रहा है। तो इसमें पहले क्या बोला कि वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम। हम एंजाइम को एक लाइन डायग्राम से, ये तो बेटा जी प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई, एक साइड में एन है, एक साइड में सी टर्मिनल है। प्राइमरी के बाद जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर आई थी वो सेकेंडरी थी, डबल हेलिकल या हेलिकल बोल सकते हो ना, राइट हैंडेड हेलिसेस होते हैं। देन मेन जो इसकी स्ट्रक्चर है वो बेटा जी ये टर्शरी होती है, ऐसे फोल्ड होते हैं, ये प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर। मेनली एंजाइम इसी फॉर्म में मिलते हैं। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं अपन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। बिल्कुल, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस आती है, ये रही, ये प्राइमरी है। An enzyme like any protein has the secondary and the tertiary structure. When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain fold upon itself. बिल्कुल, तो जो प्रोटीन की बैकबोन वो एक अपने ऊपर बच्चों फोल्ड होती रहेगी। वुलन बोल लाइक स्ट्रक्चर आती है ना, ऊन के गोले जैसी, हाँ एक दूसरे के ऊपर फोल्ड बनते गए। The chain criss-cross itself and hence many crevices और pockets are made. बिल्कुल देखो टर्शियरी को अपन ऐसे समझ ले बेटा जी, ये टर्शरी जो स्ट्रक्चर है ऐसे कई फोल्ड एक दूसरे के ऊपर आते रहेंगे, ये टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इनकी वजह से बीच में जैसे ये पॉकेट बन गए, इन पॉकेट को ही अपन पॉकेट या क्रेविसेस बच्चों बोल देते हैं। और एक्चुअल में जो पॉकेट है वही उस एंजाइम की क्या कहलाएगी? एक्टिव साइट कहलाएगी। इसी एक्टिव साइट में कौन बाइंड हो जाएंगे? सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा। देन एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, इन्हीं पॉकेट और क्रेविसेस में बाइंड होता ना। तो वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। अंडरलाइन, ये पॉकेट, ये क्रेविसेस बेटा जी, ये वाले, ये पॉकेट और क्रेविसेस क्या कहलाएंगे? एक्टिव साइट कहलाते हैं। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रेविसेस और पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट। तो इसमें कौन फिट हो गया? सबस्ट्रेट फिट हो गए। Thus enzyme through their active site catalyze reaction at a high rate. अंडरलाइन, तो बेटा जी ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव साइट के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन को हाईली इंक्रीज कर देंगे, सबस्ट्रेट को फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एंजाइम कैटेलाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट। अभी एक अंडरलाइन कर लियो, एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटेलिस्ट में क्या डिफरेंस है बेटा जी? ये बता रहा है कि एंजाइम differ from inorganic catalyst in many ways, but one major difference
नीड्स मेंशन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यहां से अंडरलाइन, वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर while enzyme get damaged at high temperature से above 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं बेटा जी वो हाई टेम्परेचर पर भी एफिशिएंटली वर्क करते हैं, उच्च तापमान मान लो या प्रेशर पर भी इजीली एक्ट करेंगे, बट एंजाइम बेटा जी हाई टेम्परेचर पर प्रॉपर वर्क नहीं करते, अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एंजाइम काम नहीं करेंगे। अपने को ध्यान है बिकॉज एंजाइम बेटा जी क्या होते हैं, प्रोटीन, और जो प्रोटीन है वो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, और अगर एंजाइम को ज़्यादा लो टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो टेम्पररी इनएक्टिव हो जाएंगे, टेम्पररी इनएक्टिव। आगे हम फैक्टर्स में भी इनकी बात करेंगे। चलो, हावेवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली, अब देखो एक एक्सेप्शन आ रहा है, एक एंजाइम बताऊंगा बच्चों जो हाई टेम्परेचर पर भी खुद को एक्टिव रखेगा, उसी की बात कर रहे हैं। However, enzyme isolated from organism who normally live under extremely high temperature, hot winds and sulfur spring, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद गर्म एरियाज में बच्चों रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उन बैक्टीरिया में जो एंजाइम होंगे वो भी हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रहेंगे। एक्सेप्शन की बात करें, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर, अप टू 90 डिग्री के ऊपर भी वो एक्टिव रहेंगे। इन जनरल हमने बताया कि 40 डिग्री के ऊपर एंजाइम एक्टिव नहीं रहता। Thermal stability underline is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organism, और इस एंजाइम का नाम बेटा जी आपके बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है ये टेक पॉलीमरेज, साइड में लिख लेना आप, टेक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहेगा। और इसका सोर्स बेटा जी याद करो, एक बैक्टीरिया बताया हुआ है आपको, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, उससे ये टेक पॉलीमरेज पीसीआर में यूज होता है। हाँ, थर्मोस्टेबल होता है, जो हाई टेम्परेचर पर भी खुद को स्टेबल रखेगा, एक्टिव रखेगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पर। चलिए आगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शन और एंजाइम उन केमिकल रिएक्शंस को कैसे स्पीड अप करता है उसकी अपन बात करें अगले पैराग्राफ में। How do we understand these enzymes? Let's first understand a chemical reaction. Chemical compound undergo two type of changes. ये केमिस्ट्री में आप डिस्कस करते भी हो बच्चों। A physical change simply refer to a change in a shape without breaking of bond. Physical shape, physical change में बच्चों शेप को चेंज कर दिया प्रेशर से कैसे भी, तो उस सबस्ट्रेट की अपन ने शेप चेंज कर दी बिना बॉन्ड को तोड़े हुए। क्लियर? दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज ए चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को भी चेंज कर सकते हो, लाइक बेटा जी आइस को अपन ने मेल्ट किया, पानी बन गया, पानी को गर्म किया, इवेपोरेट हो गया, तो लिक्विड से गैस आ गया, सॉलिड से लिक्विड आ गया, तो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर अपन ने चेंज कर दिए, वो भी फिजिकल प्रोसेस है। When ice melt into water or when water becomes a vapor, these are also physical process, बिल्कुल। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. Underline कर सकते हो, तो नए बॉन्ड का बनना, पुराने बॉन्ड्स का टूटना, इट्स पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ एंजाइम का रोल आएगा, जैसे एक रिएक्शन देके आपको एक्सप्लेन कर दी, बेरियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा जी क्या बनाया, बेरियम सल्फेट और वाटर बना, सिंपल सी रिएक्शन दी। अब क्या करा इस रिएक्शन में, देखना बच्चों, क्या देखना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो ये OH जो है, ये सल्फेट जो H2SO4 का सल्फेट है वो तो यहां से टूटकर बेरियम के साथ जुड़ा है, तो ये न्यू बॉन्ड बने हैं, और ये वाला बॉन्ड बच्चों ब्रेक डाउन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तभी तो ये आप सबस्ट्रेट मान लो और इधर वाले क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। तो फॉर एग्जांपल ये जो इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक है ना, कार्बन कंपाउंड नहीं है बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ये लो आपके डाइजेशन में आती है। स्टार्च का, स्टार्च बेटा जी क्या है, पॉलीसैकेराइड, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू माल्टोज, माल्टोज देन कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन मान सकते हो, क्योंकि स्टार्च में कौन है, कार्बन है। तो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होगा बेटा जी इन प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। माल्टोज ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम,
माल्टेज। क्लियर, डाइजेस्टिव सिस्टम की रिएक्शन है, केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन है। रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, अंडरलाइन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बेटा जी 1 मिनट में पर यूनिट टाइम देख लो, टर्नओवर नंबर आता है। फिर से लाइन सुनो एक बार, क्या कह रहा है? रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी बात कर रहा है। रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे बोल दिया रेट डेल पी बाई डेल टी, पी तो हो गया यहां प्रोडक्ट फॉर्मेशन और दिए गए टाइम में, तो पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन आता है केमिकल काइनेटिक्स में। तो P यहां प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा, कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं इन गिवन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कन्वर्जन की बात आ रही है। तो ये जो पर यूनिट टाइम बोला बच्चों, इसके लिए एक वर्ड अपन अलग से भी बोल देते हैं ना, टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर उसी से कनेक्ट कर लो। टर्न ओवर नंबर का मीन हो गया कि पर यूनिट टाइम यहां बच्चों 1 मिनट है, कि 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। भाई टी-ऑन का मतलब इंडिकेट अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मान लो विच विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन ए मिनट। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विच विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन ए मिनट। पर मिनट की बात करेंगे बच्चों, तो पर मिनट नॉर्मली अपन इसकी यूनिट पर यूनिट मिनट में ले लेते हैं कि 1 मिनट में हाउ मेनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये इसका टर्न ओवर नंबर कहलाएगा उस एंजाइम का। जो एंजाइम बेटा जी ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो उसे आप बोल सकते हो कि उसका टर्न ओवर नंबर ज्यादा होगा। कैसे? जैसे मान लो एक एंजाइम तो बच्चों 1 मिनट में 5000 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, 5 मान लिया। एक दूसरा एंजाइम उसी 1 मिनट में 10,000 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है सबस्ट्रेट से, तो टर्न ओवर नंबर ज्यादा किसका होगा? इस सेकंड एंजाइम का होगा। तो जिसका टर्न ओवर नंबर ज्यादा है उसकी कैटालिटिक कैपेसिटी भी ज्यादा है, वो ज्यादा फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, ज्यादा फास्ट प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल आता भी है ना बच्चों, वो कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसको क्या बोला जाता है? आपकी बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए बच्चों बताते हैं कि ये 6 लाख 6 लाख पर सेकेंड। अभी वो एक रिएक्शन आएगी, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CO2 बनाता है कार्बोनिक एसिड, तो ये इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो पर सेकंड 6 लाख कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल बना देगा। ये इसकी टर्न ओवर नंबर है, ये पर सेकंड की बात कर रहा हूं। अगर आप पर मिनट लेते हो तो बेटा जी यहां लगभग 36 मिलियन आ जाएंगे। इसलिए इसको बोला गया फास्टेस्ट एंजाइम, जिसकी टर्न ओवर नंबर सबसे ज्यादा होती है। तो पर मिनट सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट को फॉर्म किए, उसकी टर्न ओवर नंबर आती है। तो जिस एंजाइम की टर्न ओवर नंबर ज्यादा है उसकी कैटालिटिक कैपेसिटी पावर भी ज्यादा होगी। क्लियर है बात? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा जी आगे अभी आ रहा है, वहां भी इसको अपन देख लेंगे। तो डेल पी प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाली बात, और टी गिवन टाइम में, पर यूनिट टाइम 1 मिनट में। Then rate can also be called velocity of the direction is specified, also be called velocity if the direction is specified। तो इसको velocity से भी अपन v से भी बच्चों मेंशन कर सकते हैं, एक ग्राफ से भी अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको। Rate of physical and chemical process are influenced by temperature among other factors। तो ये रेट बेटा जी टेम्परेचर और पर भी डिपेंड करती है। जैसे आपको याद होगा Q10 बताया था ना, अगर ऑप्टिमम रेंज में अपन टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो बेटा जी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और उसी रेंज में अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री कम कर देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? हाफ हो जाएगी। कैसे? ये जैसे बच्चों एक ऑप्टिमम जो रेंज होती ना, वो मान लेते हैं अपन 20 से 40 डिग्री या जो भी, इस रेंज के टेम्परेचर में एंजाइम मैक्सिमम एक्टिवेट रहते हैं। 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तब तो एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे बच्चों। तो ये एक उसकी ऑप्टिमम रेंज है जिसमें वो प्रॉपरली काम करते हैं। अब मान लो हमने कहा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ले गए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम की एक्टिविटी वो जस्ट डबल हो जाएगी। Q10 वैल्यू उसी को बोलते हैं।
10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जस्ट डबल। और इसके अपोज ये बोल दे कि मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसे 30 पर ले आए। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज में 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लियो बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। ए जनरल रूल ऑफ थंब, इसी क्यूटेन रूल को ही बोला गया है, जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल और डिक्रीज बाई हाफ, अंडरलाइन, रेट डबल और डिक्रीज बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन ईदर डायरेक्शन। बढ़ाते हो तो डबल होगी, 10 डिग्री कम करते हो तो पहले से हाफ हो जाएगी। कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटेलाइज्ड वन। वही बात, अगर कैटेलाइज्ड होगा एंजाइम की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन हाईली इंक्रीज हो जाएगी अगर आप उस रिएक्शन को इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम करते हो। तो अगर एक रिएक्शन बच्चों एंजाइम के एब्सेंस में हो रही है, एक वही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो रही है, तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होगी तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाईली इंक्रीज हो जाएगी। उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके समझा रहा आपको ये, when enzyme catalyzed reaction are observed their rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. For example, in presence of enzyme highly increase, vastly increase, चमत्कारिक रूप से बेटा जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसका एग्जाम्पल देखो, एक रिएक्शन आ रही है आपके ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोल्व किया वाटर में तो बना कार्बोनिक एसिड, और यहाँ एक एंजाइम लिखा है वही वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिखा बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसको हमने अभी क्या कहा था, अपनी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम, जिंक कंटेनिंग होता है, इसमें मेटल जो होता है ना वो जिंक होता है, ये भी ध्यान रखना, जिंक कंटेनिंग एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब सुनो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, मान लो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं है, उसकी एब्सेंस में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम रिएक्शन इज वेरी स्लो with about 200 molecules of carbonic acid being formed in an hour। अगर एंजाइम नहीं है तो ये कह रहा है कि पर आवर, एक घंटे में कितने 200 मोलिक्यूल क्या बने, कार्बोनिक एसिड के बने, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एक आवर में CO2 लगभग 200 H2CO3 में कन्वर्ट होगी, ये स्पीड है। अब देखो, हाउएवर बाय यूजिंग एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में, आरबीसी में भी होता है, ये प्लाज्मा में भी होता है, बिल्कुल, कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली विद अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। ये लो, क्या कहा, अगर आपका एंजाइम प्रेजेंट है तो बेटा जी एक सेकंड में कितने 6 लाख H2CO3 के मॉलिक्यूल बन गए। जहां पहले एक घंटे में 200 बन रहे थे, वहीं एक सेकंड में बेटा जी कितने बन गए, 6 लाख बन गए, हाईली इंक्रीज कर दी, सोच भी नहीं सकते, इतनी कैटलिस्ट एंजाइम ने इस रिएक्शन को फास्ट कर दिया। तो मैक्सिमम टर्न ओवर नंबर वाला एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। द एंजाइम हैज एक्सेलरेट द रिएक्शन रेट बाई अबाउट 10 मिलियंस टाइम, अंडरलाइन, तो इस एंजाइम ने उस रेट ऑफ रिएक्शन को 10 मिलियंस टाइम तक इंक्रीज कर दिया। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, हाईली इंक्रीज बेटा जी। बात क्लियर हुई? चलो फिर नेक्स्ट आते हैं। देर आर थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम ईच कैटेलाइजिंग ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो अपनी बॉडी में खूब टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि स्पेसिफिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन को बच्चों कैटेलाइज करते हैं। ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड ए मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे बच्चों कई रिएक्शंस मिलकर, जैसे ग्लाइकोलाइसिस याद होगा, क्रेब्स साइकिल याद होगी, ग्लाइकोलाइसिस देख लो बच्चों, उसी का एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन कि ग्लाइकोलाइसिस में एक तो होता है ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है बच्चों, इसके पास आगे 2 रास्ते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब तो पायरुविक एसिड से बन जाएगा CO2 वाटर ATP, ये तो होता है एरोबिक में। तो बच्चों ध्यान, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है। अगर अनएरोबिक होता है, जैसे कि अपने मसल्स में, मान लो वाइट मसल्स में, तो बेटा जी पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड।
और वही अनएरोबिक अगर बैक्टीरियल सेल में चलता है तो इस पायरुविक एसिड से बनता है एथिल अल्कोहल और CO2। क्लियर बात। तो ग्लाइकोलाइसिस जो बच्चों 10 स्टेप की रिएक्शन है, उसके हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम काम आता है। वो सारी रिएक्शन एक मेटाबॉलिक पाथवे है। उसी पाथवे से पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट बना, 1,6, वो सारे स्टेप बाय स्टेप, तो मेटाबॉलिक पाथवे। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बना उसके पास अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये बना देगा, अनएरोबिक है और मसल्स में है तो लैक्टिक एसिड बना, वही अनएरोबिक अगर बैक्टीरिया में चले तो एथेनॉल बना। सबके लिए अलग अलग एंजाइम होता है, यही बात कर रहा है। When each of the step is catalyzed by the same or different enzyme is called a metabolic pathway. For example, ये दे रखा है ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से क्या बने 2 पायरुविक एसिड, कहाँ ये साइटोप्लाज्म में, और इसी स्टेप को आप बोलते हो ग्लाइकोलाइसिस। हेरा ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बन गया पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं तो 2 पायरुविक एसिड बने। is actually a metabolic pathway in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप थे? 10 स्टेप होते हैं, सबके लिए अलग अलग एंजाइम यूज होता है। When you study respiration in chapter 14 you will study these reaction, वहां दे रखी है बच्चों। At this stage you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction give rise to a variety of metabolic end product। तो अलग अलग एंड प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ एंड प्रोडक्ट, कभी वो ये है, कहीं लैक्टिक एसिड, कहीं वो एथेनॉल है, अलग अलग एंड प्रोडक्ट। देखो किस पर बेस्ड करते हैं। इन आवर स्केलेटल मसल्स, अंडरलाइन कर लेना बच्चों, बता भी रखा है, स्केलेटल मसल्स जो आपकी व्हाइट मसल फाइबर होती है मेनली, वहां क्या होता है अंडर अनएरोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। क्लियर है, बता भी रखा है लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से बच्चों अपने को फैटिकनेस आती है, थकान आती है। अंडर नॉर्मल एरोबिक रिएक्शन कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म, ठीक है, पायरुविक एसिड आगे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एरोबिक में। In yeast or bacteria during fermentation the same pathway leads to the production of ethanol। क्लियर है, तो बैक्टीरिया ईस्ट में एथेनॉल बनेगा, मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, और नॉर्मली आपके एरोबिक चल रहा तो ये बन जाएंगे। ये स्केलेटल मसल्स के रेफरेंस में, ईस्ट और बैक्टीरिया के रेफरेंस में हो गई। अलग अलग एंजाइमेटिक कैटेलिस्ट करते हैं एंजाइम इस रिएक्शंस को। क्लियर, एथेनॉल हैंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, एरोबिक में अलग एंड प्रोडक्ट बन रहा है और अनएरोबिक में बेटा जी अलग एंड प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। कैसे एंजाइम बेटा जी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, उसका भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हमने बताया भी आपको कि कैसे एंजाइम किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो एक लाइन बच्चों बताते हैं ना, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे कम करता है, इस पैराग्राफ पे लेते हैं उसको। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। बिल्कुल, वो साइट एंजाइम की वो साइट जहां कौन आके जुड़ेगा, सबस्ट्रेट, देन बॉन्ड टूटेंगे, जुड़े बनेंगे और फॉर्म होगा प्रोडक्ट, वो एक्टिव साइट है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू ए रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन ही होती है, एक सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना केमिकल रिएक्शन है। द केमिकल विच कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट है वही बेटा जी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, यही तो रिएक्शन है, एंजाइम कर रहा है ये काम। हैंस एंजाइम प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अंडरलाइन इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। तो एंजाइम प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर बोल सकते हो, 3 डायमेंशनल व्यू, क्योंकि वुलन बोल लाइक है बेटा जी, एक दूसरे के ऊपर हर एक्सिस में वो फोल्ड बन जाते हैं, तभी तो वो क्रेविस और पॉकेट बनती है जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है। कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट इनटू ए प्रोडक्ट, सिंबॉलिक दिस कैन बी डिपिक्ट एज ए सबस्ट्रेट है, पी से प्रोडक्ट है, ये कोई रिएक्शन हो गई जो एंजाइम कैटेलाइज्ड करता है जिसको। ठीक है, चलो आगे। It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at its active site within a give cleft or a pocket। तो वो जो एक्टिव साइट है वो किस फॉर्म में है, क्लेफ्ट और पॉकेट के फॉर्म में, क्रेविसेस के फॉर्म में, दरार के जैसी है। The substrate had to diffuse, अब लो आगे, towards the active site। सबस्ट्रेट डिफ्यूज टुवार्ड्स द एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट किधर आया, एक्टिव साइट पे आके बाइंड हुआ।
There is thus an obligatory formation underline of an ES complex, enzyme substrate complex. E stand for enzyme. This complex formation is a transient phenomenon. ये लिखना बच्चों, अंडरलाइन करना, transient. देखो होता क्या है रिएक्शन में, अपन बता रहे हैं ऐसे बच्चों कि जैसे एंजाइम बाइंड हुआ किससे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, एस माने यहाँ सबस्ट्रेट है। फर्स्ट स्टेप ये रिवर्सिबल है, ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगले स्टेप में वही बॉन्ड ब्रेकडाउन फॉर्मेशन से ये बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फाइनली प्रोडक्ट अलग हो गया और वो एंजाइम अलग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है बेटा जी ऑब्लिगेटरी है, बनेगा ही तभी प्रोडक्ट आगे फॉर्म हो सकता है। ट्रांजिएंट है, इसी के लिए लिखा है इसने, ट्रांजिएंट शॉर्ट लाइव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए, फटाफट बॉन्ड टूटना जुड़ने से आगे फिर वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। और बेटा जी ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली एक्टिव होता है, ट्रांजिशन स्टेज में बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, देन प्रोडक्ट बना, और एंजाइम बेटा जी एज इट इज वापस रिएक्शन के बाहर आ गया। ये चीज भी ध्यान रख लेना, एंजाइम जैसा रिएक्शन के स्टार्ट में यूज होता है एज इट इज रिएक्शन के एंड में बाहर आ जाता है। और ये जो बाहर आया हुआ एंजाइम है, मुक्त रिलीज हुआ एंजाइम है, फिर से नए सबस्ट्रेट को अपने से बाइंड कर लेगा और उसे वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब वो एंजाइम बार बार साइक्लिक में यूज होता रहेगा। हार्मोन ऐसे नहीं होते बच्चों, हार्मोन एक बार यूज होने के बाद उन्हें यूरिन के थ्रू हम एक्सक्रीट कर देते हैं, बट एंजाइम जैसी रिएक्शन से बाहर आया फिर से वो नई रिएक्शन को कैटलाइज्ड करता है, बार बार यूज होगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट। चलो इसी के बारे में बात करें। अब जो एक पॉकेट वाला वर्ड बार बार आ रहा है ना, जैसे ये मान लो बच्चों कि जैसे हमने इसको, ये एंजाइम है, ठीक है, ये मान लिया ऐसे एंजाइम की स्ट्रक्चर दे दी। अब ये कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। अब सबस्ट्रेट एंजाइम के जहां जुड़ता है ये वाली साइड, इसी साइड को बेटा जी हम क्या नाम देंगे, एक्टिव साइट। इसी में कैटालाइटिक पावर होती है, कैटालाइटिक कैपेसिटी होती है। और अब जो सबस्ट्रेट आके जुड़ा किससे, इस एक्टिव साइट से जुड़ गया, और सबस्ट्रेट जुड़ने के बाद ही तो बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात। तो जहां सबस्ट्रेट एंजाइम के जिस जगह साइट से जुड़ता है वही एक्टिव साइट होती है, उसी में कैटालाइटिक पावर होती है। तो इसलिए सबस्ट्रेट एंजाइम में हर कहीं नहीं जुड़ेगा, वो केवल उन स्पेसिफिक पॉकेट और क्रेविस से जुड़ता है जिनको आप एक्टिव साइट कहते हो। ठीक है ना, चलें आगे। चलो फिर इस ग्राफ पे आते हैं, उससे पहले स्लाइनिंग अपन क्लियर करते हैं बच्चों। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, a new structure of the substrate called transition state structure is formed। बिल्कुल, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे बच्चों एक रिएक्शन लेके अपन समझा देते हैं, ट्रांजिशन स्टेज ही हो गई कि जैसे एक रिएक्शन बेटा जी ए और बी, इसको मैंने जोड़ा सी के साथ, बना ए बी और सी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये इधर वाले सबस्ट्रेट है, ये वाले बेटा जी प्रोडक्ट है। अब जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा तो देखना बच्चों, पहले ए और बी के बीच का बॉन्ड ये था, जब प्रोडक्ट बनेगा तो ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा, टूट गया, और इस बी और सी के बीच एक नया बॉन्ड बनेगा, ये लो। तो ए बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है और बी और सी के बीच एक नया बॉन्ड बना है, तभी तो एक नया प्रोडक्ट बन गया सबस्ट्रेट से। तो इस रिएक्शन को जब आप बच्चों देखोगे प्रॉपरली, तो जैसे ये रिएक्शन अपने को ऐसे अपन बता सकते हैं इसको, ए बी प्लस सी। तो बीच में ऐसी स्टेज आएगी जिसमें ए और बी के बीच का बॉन्ड बच्चों ब्रेकडाउन टूट रहा होगा और बी और सी के बीच एक नया बॉन्ड बन रहा होगा। ये ट्रांजिशन स्टेज होती है बेटा जी। और फाइनली हम बोल देंगे ये प्रोडक्ट बन गया। तो इधर ये सबस्ट्रेट है, बीच की स्टेज को मैंने क्या कहा, ट्रांजिशन स्टेज, जिसमें ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेकडाउन हो रहा है और बी और सी के बीच एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और फाइनली ये बन गया अपना प्रोडक्ट। उसी ट्रांजिशन स्टेज की बात यहां हो रही है। ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड
वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मैकिंग इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइड। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और मैकिंग होने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस बीच वाली स्टेज को बोला ट्रांजिशन स्टेज। क्लियर है मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स? चलो, इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ये पाथवे बेटा जी किससे होते हुए जाएगा, उस ट्रांजिशन स्टेज स्ट्रक्चर से जाएगा। तो ये लो इस ग्राफ से समझाया है, यहाँ सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट बना, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जब बनेगा ये बेटा जी ट्रांजिशन स्टेज आ जाएगी, इससे होते हुए जाएगा, मिड में आती है, बीच में, है ना। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। इसके अलावा और भी अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट हो सकती है। मेन तो अपन यहाँ ट्रांजिशन स्टेज की बात करेंगे, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच। Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural state are unstable। जो भी बीच में इंटरमीडिएट बनेगा अनस्टेबल ही होगा, क्योंकि हमें फाइनली बनाना तो प्रोडक्ट ही है ना। जैसे ग्लूकोज से आप पायरुविक एसिड बनाते तो बीच में बच्चों कई प्रोडक्ट बनते हैं, और फाइनली उन 10 स्टेप के बाद बनेगा क्या, पायरुविक एसिड, वही उसका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। तो बीच वाले जो भी आएंगे वो अनस्टेबल होंगे, इसीलिए अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। अब देखो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, ग्राफ के फॉर्म में स्टेबिलिटी। दो टाइप के बच्चों अपन यहाँ बात करेंगे। कुछ ऐसी रिएक्शन होते हैं जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एंडरगोनिक। कुछ रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है जिसे आप बोलते हो एक्सर्गोनिक, बोलते हैं ना। एटीपी काम आ रहा है एंडरगोनिक, बाहर निकल रहा है तो एक्सर्गोनिक होगी। उन्हीं रिएक्शन की बात करेगा। Hence, when we look at the pictorial through a graph, it looks like something as in figure। आते हैं बच्चों इस ग्राफ पे, उससे पहले थोड़ा सा समझ लें अपन कि the y-axis represent the potential energy content, while the x-axis represent the progression of the structural transformation of state through the transition state। You would notice two things, the energy level difference between S and P। चलो पहले इस ग्राफ पे आते हैं। ये क्या कर रहा है ग्राफ, ये रहा एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बच्चों, दिख रहा आपको? इसी से आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर होगी। ये देखो यहां सबस्ट्रेट है बेटा जी S। इस एक्सिस पे अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को ले लिया, इधर वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन आपने ले ली। तो जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ये बना यहां प्रोडक्ट, क्या बना, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है तो बच्चों बीच में ये लो कौन सी स्टेज आ गई, ट्रांजिशन स्टेज। अनस्टेबल है, आएगी, ऑब्लिगेटरी है। अब पहली जो रिएक्शन बच्चों, ये वाली रिएक्शन जो दिख रही है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम के ये वाली रिएक्शन हो रही है। दूसरी देखो वही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सेकंड बच्चों इस ग्राफ में देखियो, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन जब एंजाइम होगा तब बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी ये रही, और बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी ये रही। तो ये बता रहे थे ना, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और सबस्ट्रेट फास्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अरे ऐसे समझ लो, इमेजिन कर लेते हैं, पर मान लो, फिर आती है एक्टिवेशन एनर्जी, अपन समझाएंगे आपको कि जैसे बच्चों को एक रिएक्शन है, वही रिएक्शन, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, इसमें आपका ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। पहला केस हमने ले लिया कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बच्चों एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन, उसको आप बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। और मान लो इसके लिए मान लेते हैं अपन कि 50 किलो जूल की रिक्वायरमेंट है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 50 किलो जूल की रिक्वायरमेंट है। ये मिनिमम एनर्जी वैल्यू ही एक्टिवेशन एनर्जी है। जब एंजाइम नहीं है तो 50 किलो जूल की रिक्वायरमेंट है। अब मान लो दूसरी कंडीशन, हम इस रिएक्शन के लिए एक स्पेशल एंजाइम अवेलेबल करवा देते हैं। एक एंजाइम आ गया इस रिएक्शन के लिए, तो जब एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वही रिएक्शन बेटा जी, वही रिएक्शन जिसके लिए अभी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, 50 किलो जूल, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मान लो अब वो 20 किलो जूल में ही कन्वर्ट हो गई। मान लिया अपन, ऐसे एक्सप्लेन समझाने के लिए बताया मैंने आपको। तो जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो उस मिनिमम एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो पहले जब 50 किलो जूल रिक्वायर्ड थी, अब 20 किलो जूल में ही वह रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया। तो एंजाइम का काम यही है, वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, सबस्ट्रेट को जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। वही ग्राफ ये कह रहा है, देख लो, ये रहा, ये पहले वाला है, ये तो बच्चों इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। दूसरा जो ग्राफ ये बना रखा है, ये वाला इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। बस चलो फिर इस ग्राफ को ध्यान रख लियो। आगे आते हैं अपन, ठीक है। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में केवल थ्योरी दे रखी, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। ये जो डायग्राम बन रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो ये ग्राफ बना दिया मैंने सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के रेफरेंस में, एक बेटा जी ऐसा ये बना लिया लो, ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। तो जो ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है उसको जब देखोगे ना बच्चों, तो उसमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल, उसका डिफरेंस देखो, ये सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ये रहा, ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल। तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जब सबस्ट्रेट के लेवल से नीचे है तो ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें से एनर्जी रिलीज होगी, लिबरेट होगी। अगर बेटा जी प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है वो सबस्ट्रेट के कंपेयर ऊपर है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से अगर ऊपर है तो वो रिएक्शन होगी एंडरगोनिक। एंडरगोनिक का मतलब इस रिएक्शन को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी, एंडरगोनिक। तो ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के लेवल से आप समझ सकते हो कैसे। अब इसकी रीडिंग लगाओ, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी इफ प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, इफ प्रोडक्ट इज लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, ठीक है, पहले वाला ग्राफ। द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो कैसी होगी बेटा जी, एक्सोथर्मिक, एनर्जी लिबरेट होगी, रिलीज होगी। वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, इसमें एनर्जी सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्सोथर्मिक है। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the S has to go through a much higher energy state और transition state, ठीक है। तो S transition state से अगर ज़्यादा है, वही बात होगी ना, ये दोनों समझा दिया बच्चों इसने, ये देख लो, वापस से सुन लो। By heating in order to form the product, however, whether it is in exothermic or spontaneous reaction or endothermic, कि exothermic है कि endothermic है, endothermic है, spontaneous होगी ना, exo वाली, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। द एस हैज टू गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, तो एस पहले ये वाला, ये ट्रांजिशन स्टेज होगा, चाहे वो एक्सो हो या एंडो हो, इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोला था। तो पहले एस ट्रांजिशन स्टेट, देन क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब यहां अंडरलाइन कर लेना बच्चों, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेज इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये डिफरेंस हो गया ना, ये लो, एक एनर्जी लेवल ये बना दिया, एक ये आ गया, इसी डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेज और सबस्ट्रेट वाला डिफरेंस वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर इजी। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी इस बैरियर को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। या आप ऐसे भी मान सकते हो बच्चों, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन, वही उसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब जैसे ये जो एनर्जी लेवल है ना बच्चों, इस ग्राफ से आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये रहा ग्राफ, क्या ये रहा, यहां सबस्ट्रेट का मान लो एनर्जी फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट की E2, प्रोडक्ट की माने एनर्जी लेवल मान लिया E3। तो इस ग्राफ में ये रहा पोटेंशियल एनर्जी इधर ही है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल ट्रांजिशन स्टेज का होगा, E2, क्लियर बात, ट्रांजिशन स्टेट का। सेकेंड नंबर पे इस रिएक्शन में E1 का होगा और थर्ड नंबर पे E3 का आएगा, प्रोडक्ट का। इस वाले ग्राफ में जो एक्सोथर्मिक है तब सबसे ज्यादा तो E2 ही आएगा हमेशा, फिर E1 और लास्ट में E3, ये भी ध्यान रख सकते हो, क्लियर है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ध्यान रख लेना बच्चों, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। चलो अब वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की अपन बात कर लें। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ईच एंजाइम हैज ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट ए हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड। ये रहा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, हाईली रिएक्टिव होता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लाइव्ड एंड डिसोशिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट
एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया, फिर ये अनचेंज्ड एंजाइम, देखो क्या लिखा है, अनचेंज्ड एंजाइम अंडरलाइन। तो अभी बता रहा था ना, रिएक्शन कंप्लीट होते ही वो एंजाइम अनचेंज्ड, बिना चेंज हुए वापस आपको मिल जाएगा और फिर से वो नई रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, बार बार यूज हो सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटेलाइसिस। तो बेटा जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना एसेंशियल होता है, इसी में बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग होंगे तब फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। तो देख लो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम एंड प्रोडक्ट। इसके स्टेप दे रखे हैं बच्चों, 4 स्टेप की बात करेगा अभी। द कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एंजाइम रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। बिल्कुल सिंपल से स्टेप है। सबसे पहला, फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो सबसे पहले स्टेज में ये रहा, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, उसमें बाइंड होकर फिट हो जाएगा। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। अब बेटा जी एक देखो थ्योरी आती है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, याद रख सकते हो आप, साइंटिस्ट थे कोशलैंड, इन्होंने प्रपोज्ड की थी। अब होता क्या है बच्चों, इस थ्योरी ये बोलती है कि जो आपका एंजाइम है, मान लो ये एंजाइम है, ये मान लो अपना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, इस शेप का है जैसे भी, तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा एंजाइम की एक्टिव साइट से। अब ये कहता है बच्चों कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट जो होगा ना वो एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़े चेंज करेगा, उसकी शेप को थोड़ा सा चेंज करेगा। चेंज ऐसे करेगा ताकि वो सबस्ट्रेट प्रॉपरली उसकी एक्टिव साइट में फिट हो जाए, प्रॉपरली एक्टिव साइट में फिट हो जाए। तो सबस्ट्रेट ने क्या किए, इंड्यूस किए, क्या चेंजेज, इंड्यूस चेंज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो सबस्ट्रेट के जुड़ने से एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप में थोड़ा सा चेंज हुआ, और वो चेंज इसलिए होता है ताकि सबस्ट्रेट पूरी तरह से उस एक्टिव साइट में फिट हो जाए, बाइंड हो जाए, ताकि प्रॉपर रिएक्शन हो सके। तो सेकंड स्टेप ही कहता है द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, पूरा उसको पैक कर ले, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बोलते हैं बच्चों इसको। The active site of the enzyme now in close proximity of the substrate break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed. Finally enzyme substrate से enzyme product complex बन गया, bond बनना टूटना तो होगा ही। Fourth step, the enzyme release the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. Finally product अलग हो गया, enzyme अलग हो गया, और वो enzyme क्या करेगा, कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन नए सबस्ट्रेट से जुड़कर नई कैटालिटिक साइकिल को स्टार्ट कर देगा। ठीक है बेटा जी, सिंपल से इसके 4th स्टेप आ गए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट डालते हैं, उसकी एक्टिविटी को बेटा जी कम या ज़्यादा करते हैं, उन फैक्टर्स की अपन बात करते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर और पीएच में आएंगे, उससे पहले रीडिंग लगाते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein। तो हर वो फैक्टर जो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालेगा वो एंजाइम की एक्टिविटी को भी इफेक्ट करेगा। एंजाइम की टर्शरी स्ट्रक्चर ही तो होती है प्रोटीन की एंजाइम। These include temperature, pH, change in substrate concentration और binding of specific chemical that regulate its activity। पहला टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, पीएच की और टेम्परेचर की नैरो रेंज पे बच्चों एक्टिवेट होते हैं। जैसे इसका तो दे रखा है 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 to 40 भी कुछ जगह मेंशन करते हैं। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी अंडरलाइन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो जिस पीएच और टेम्परेचर पर बेटा जी एंजाइम मैक्सिमली एक्टिवेट होगा वो उसका ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। जैसे होता ना, अरे अपन पेप्सिन की बात करते हैं, पेप्सिन जिसको पीएच चाहिए 2.0, 1.8, तो ये पीएच इसके लिए ऑप्टिमम है, इस पर एंजाइम मैक्सिमम हाईली एक्टिवेट होगा, वो ऑप्टिमम होगी बच्चों। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अब अगर आप ऑप्टिमम वैल्यू को कम ज्यादा करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर उस पीएच को बढ़ा दोगे ऑप्टिमम से ज्यादा तब भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होगी, और पीएच को अगर कम कर दोगे ऑप्टिमम से तब भी कम होगी। तो ऑप्टिमम वैल्यू पर मैक्सिमम होती है।
लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज, तो अभी बताया था लो टेम्परेचर पर एंजाइम टेम्पररी इनएक्टिव हो जाएगा। टेम्पररी बच्चों अंडरलाइन, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। जैसे टेम्परेचर वापस नॉर्मल हुआ वो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। Whereas high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat, तो एंजाइम प्रोटीन ही है, हाई टेम्परेचर पर वो डीनेचर हो जाएगा। होता ना बच्चों, ऑमलेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ऑमलेट बनता है तो वो जो एग का योक है उसमें प्रोटीन है, जैसे उसको गर्म तवे पे डाल दो क्लोट हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, वही डीनेचर ऑफ प्रोटीन। ग्राफ भी देख लियो सीधे से, एरा इधर अपने पीएस ले ली, इस तरफ एनर्जी एंजाइम की एक्टिविटी ले ली, ऑप्टिमम मान लो। इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्टिविटी होगी और ये जो पॉइंट है बेटा जी ये इसका ऑप्टिमम पीएच मान लो। वैसे ही एंजाइम के इसमें टेम्परेचर देख लो, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और यहाँ ये इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होगी। सबस्ट्रेट थर्ड ग्राफ पे आते हैं, उससे पहले अपन इसका पॉइंट समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर इफेक्ट डालती है बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट। सीधा सा बच्चों, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, सोच के बोलो, अगर अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगी ना। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ही ज्यादा वो एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ेगा, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट जुड़ेगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, एक्टिविटी बढ़ी। लेकिन बेटा जी जब ये एक्टिविटी मैक्सिमम लेवल पर आ जाती है तब आप सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल बढ़ाओ, अब एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? मान लो, ऐसे मान लिया आपके पास, ये मान लो 10 एंजाइम मॉलिक्यूल मान लेते हैं अपन, ऐसे कितने एंजाइम मॉलिक्यूल है? 10 एंजाइम के मॉलिक्यूल है। और स्टार्टिंग में मान लो आपके पास सबस्ट्रेट थे 5, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल 5 ही थे, 5 सबस्ट्रेट जाके जुड़े 5 एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे, ठीक है, इनिशियली। अब हमने सबस्ट्रेट की नंबर बढ़ा रहे हैं 5 से 6 7 8 9 10 कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाओगे वो जो एंजाइम है उनकी एक्टिव साइट है वहां सबस्ट्रेट जाके जुड़ेगा, क्योंकि एंजाइम अवेलेबल है। 10 एंजाइम मान लिए अपन ने, तो स्टार्ट में बढ़ाओगे तो ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन बेटा जी जब आप सबस्ट्रेट 10 से मान लो 20 कर दो, 30 कर दो, तो क्या अब कोई एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सारे एंजाइम थे वो उन सारे एंजाइम की एक्टिव साइट भर चुकी, उन सारी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट पहले से जुड़ चुका, तो कोई एंजाइम की एक्टिव साइट खाली है ही नहीं, अवेलेबल है ही नहीं। तो बेटा जी अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होंगे और ये एक्टिविटी कांस्टेंट हो गई, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये लाइन आ रही है, क्या कर रही है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुनो ढंग से, बात सीधी सी है। With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rise at first. Start में velocity reaction की बढ़ेगी सबस्ट्रेट बढ़ाने पर। The reaction ultimately reach a maximum velocity, V maximum. अब रिएक्शन अपनी मैक्सिमम लेवल पर आ गई, V maximum, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. अब उससे ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, आप सबस्ट्रेट चाहे कितने ही बढ़ाओ, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट सारी की सारी फिल हो चुकी, बाइंड हो चुकी। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मोलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मोलिक्यूल देर आर नो फ्री एंजाइम मोलिक्यूल अंडरलाइन टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स। क्लियर? सारे एंजाइम की एक्टिव साइट फिल हो चुकी, अब कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं है, तो आप कितने सबस्ट्रेट बढ़ाओ उस रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वी मैक्सिमम आने के बाद में कोई इफेक्ट नहीं होगा। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemical। चलो केमिकल पर आने से पहले इस ग्राफ को मैं ऐसे बता दूं, ये वाला ग्राफ बेटा जी ऐसे बना लिया ये, ठीक है। इधर मान लो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हो तो बेटा जी ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है। एक लेवल पर आने के बाद, यहां इस जगह आने के बाद मान लिया बेटा जी ये V मैक्सिमम आ गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, सारे एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुकी, अब फ्री साइट बची नहीं। जब बची नहीं तो आप कितने ही सबस्ट्रेट बढ़ाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वी मैक्सिमम आ चुका। इसको बोलते हैं अपन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो फिर से स्टार्ट इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी,
जब रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पर आ जाएगी, आप कितने सबस्ट्रेट बढ़ाओ उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अरे खाली एंजाइम बचे ही नहीं, एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री है ही नहीं, तो कहाँ सबस्ट्रेट जुड़ेगा। क्लियर। चलो पीछे वाले ग्राफ से थोड़ा समझते हैं, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं अपन इसके। वो केम वैल्यू वाली बात भी बता देता हूँ। ये रहा है बेटा जी, ये कब दिख रहा है आपको, लास्ट जो इसका कब है, ये इधर आपने सबस्ट्रेट ले लिया, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हो गई। तो यहां मान लो ये मैक्सिमम लेवल को इसने गेन कर लिया, वी मैक्सिमम। उसके बाद आप कितने ही सबस्ट्रेट बढ़ाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बच्चों केएम वैल्यू दिख रही है, केएम माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। उतना तो नहीं चाहिए अपने को, एनसीईआरटी में मैं उतना ही बता देता हूं, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट थे माइकेलिस मेंटेन, उनके नाम पर है ये। अब केएम क्या होता है देखना, इस ग्राफ से समझ लो। केएम बच्चों सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पर वेलोसिटी हाफ गेन हो जाती है, वी मैक्सिमम हाफ। ये लो यहां वी मैक्सिमम लेवल पर अपने, तो इधर तो आप सबस्ट्रेट ही ले रहे हो इस एक्सिस पर, एक्स पे, तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, इधर सबस्ट्रेट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जिस पर क्या गेन किया, अटेन हाफ वी मैक्सिमम। जिस पर हाफ वी मैक्सिमम गेन हो जाएगा वही कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या कहलाएगी, केएम कहलाएगी। चलो इसको मैं एक अलग से और ग्राफ बना के समझा देता हूं। केएम वैल्यू क्या है, ये रही, ये रहा अपना कर्व बच्चों। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको ऐसे देख लियो। ये यहां आ गया वी मैक्सिमम, ठीक है। इधर हम ले रहे हैं एक, इस एक्सिस पर तो आपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिए ना, इधर वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन मान लो। मैक्सिमम आने के बाद आप कितने सबस्ट्रेट बढ़ाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। अब बच्चों वो कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, इस तरह सबस्ट्रेट ही तो ले रहे हो, केएम वही होती है, वो वाली कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन आपको कितनी मिल जाए, हाफ वी मैक्सिमम। तो यहां जहां पर भी वी मैक्सिमम हाफ है, उस वाले पॉइंट पर जो केएम होगा या उस वाले पॉइंट पर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन होगी उसको आप केएम वैल्यू बोल दोगे। तो क्या कहा मैंने, कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एट विच हाफ वी मैक्सिमम गेन और अटेन, वही क्या कहलाएगा, केएम। तो केएम एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, सबस्ट्रेट की है, जिस पर आपने उस रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ वी मैक्सिमम गेन कर लिया हो, वही केएम वैल्यू कहलाएगा। अब बच्चों देख लो, इस रिएक्शन में जैसे जैसे केएम वैल्यू इंक्रीज होगी ना, हाँ एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो एक ये ध्यान रख लेना, केएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, किसके बीच, बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये ध्यान रख लियो बेटा जी। तो जिस एंजाइम का केएम ज्यादा होगा, अच्छा एंजाइम आप उसको मानोगे जिसकी केएम वैल्यू कम होगी। कम का मतलब जो एंजाइम ज्यादा बेटर होगा बेटा जी, वो कम सबस्ट्रेट पर ही फटाफट उस वी मैक्सिमम के हाफ को गेन कर लेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, केएम एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस एंजाइम की बाइंडिंग ज्यादा होगी सबस्ट्रेट से, उसका केएम कम होगा। इसलिए बेटा जी बोला जाता है कि एक अच्छा एंजाइम, जो बेस्ट एंजाइम होते हैं, गुड एंजाइम होते हैं, उनका केएम वैल्यू क्या होना चाहिए, लो। उनकी केएम वैल्यू जब लो होगी तो उनकी एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। ये ध्यान रख लियो, साइड में मेंशन कर लेना ये चीज। क्लियर है बात। चलो फिर आगे एक और बच्चों उस फैक्टर पे आते हैं अपन, केमिकल इनहिबिशन फैक्टर पे। कुछ ऐसे केमिकल्स की भी बात करेंगे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर इफेक्ट डालते हैं। अगला पैरा, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम। कुछ केमिकल्स पर भी डिपेंड करता है, उनके लिए सेंसिटिव होता है जो एक्टिव साइट से बाइंड करेंगे बच्चों। आ रहा है देखो, when the binding of the chemical shut off enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor। क्या कहा मैंने, कुछ ऐसे केमिकल बच्चों, ऐसे केमिकल जैसे ये आपका एंजाइम है और ये एंजाइम की बेटा जी कौन सी साइट है, एक्टिव साइट।
इस साइड से अब बाइंड होना किसको है, सबस्ट्रेट को, लेकिन सबस्ट्रेट की जगह मान लो ये सबस्ट्रेट है, बाइंड तो सबस्ट्रेट को होना था, लेकिन सबस्ट्रेट से मिलते जुलते दिखने में इसके जैसे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इसके जैसे कुछ केमिकल इसके जैसे ही दिख रहे हैं। एंजाइम को थोड़ी पता है कौन सबस्ट्रेट है कौन अलग है, तो जुड़ना सबस्ट्रेट को था, लेकिन बेटा जी वहां कोई दूसरा केमिकल आकर जुड़ गया, ऐसा केमिकल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट के जैसा था। ऐसे केमिकल्स को बच्चों बोलेंगे इनहिबिटर, क्योंकि इनके जुड़ने के बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, शट ऑफ हो जाएगी, और जब ये जुड़ जाएंगे तो बेटा जी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा, और जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसे केमिकल क्या कहलाए, इनहिबिटर, और इस प्रोसेस को बोला इनहिबिशन, इनहिबिट करेगा। तो क्या करिए लाइन, शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। ऐसे केमिकल को हम क्या बोल देंगे, इनहिबिटर, और प्रोसेस इनहिबिशन। देखो कैसे, when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, अगर आपका सब इनहिबिटर किसके जैसा दिख रहा हो, सबस्ट्रेट के जैसा दिख रहा हो, केमिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हो, एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अंडरलाइन, ये क्या कहलाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव क्यों कहलाया बच्चों, क्योंकि ये इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट के जैसा है, उसके साथ कंपटीशन करेगा, किस लिए, एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए कंपीट करेगा, कंपटीशन करेगा। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर कंपीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम, कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। बिल्कुल जुड़ना था सबस्ट्रेट को, जुड़ गया वो केमिकल, अब बच्चों एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज, प्रोडक्ट नहीं बन पाया। इसका एग्जाम्पल आता है, अंडरलाइन करना, पूछा भी गया है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। ये आ गया, समझते हैं इस लाइन को, स्टार लगा लियो क्या है। अब देख लो, एक सिंपल से एग्जाम्पल से बेटा जी बता दिया इन्होंने। सक्सिनिक एसिड के लिए मैं वो रिएक्शन थोड़ी सी आपको बता दूं, ये स्पेस जगह है, यहीं देख लो क्या होता है। एक रिएक्शन है बच्चों, सक्सिनिक एसिड in presence of succinate dehydrogenase, ठीक है, convert into फ्यूमेरिक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमेरिक एसिड। एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड इसका प्रोडक्ट है। अब एक बच्चों सक्सिनिक एसिड से मिलता जुलता एक दूसरा केमिकल जो इसको कंपीट करेगा, तो देखो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से जुड़ना तो सक्सिनिक एसिड को था, लेकिन इसकी जगह मेलोनिक एसिड आकर जुड़ गया, वो जुड़ गया, तब ये डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो मेलोनिक एसिड जो है वो सक्सिनिक एसिड का क्या हो गया, कंपिटिटिव इनहिबिटर हो गया, उसके जैसा दिखने वाला। इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं और क्लेरिफाई कर दूं बच्चों, ऐसे समझ लो, ये अपना एंजाइम, कौन सा एंजाइम, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट। क्लियर। अब इसके साथ जुड़ना किसको है, ये मान लो एक ये ले ले अपन, एक बेटा जी ये ले लो, ये है सक्सिनिक एसिड, फॉर्मूला ध्यान हो तो CH2 COOH CH2 COOH, सक्सिनिक एसिड ये होता है क्या, हाँ। और ये इधर अपन मान लें इसको मैलोनिक एसिड, मैलोनेट, CH2OH CH2OH, इसकी स्ट्रक्चर भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगभग सेम होते हैं। तो ऐसा कोई भी केमिकल बच्चों जो सबस्ट्रेट, ये एक्चुअल सबस्ट्रेट है, तो अब इस एक्टिव साइट से जुड़ना किसको है, सक्सिनिक एसिड को जुड़ना है, सबस्ट्रेट को, लेकिन उससे मिलता जुलता, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के सिमिलर एक दूसरा केमिकल आ गया, मेलोनिक एसिड। मान लो बेटा जी ये मेलोनिक एसिड आके यहां जुड़ गया, तो ये जुड़ गया, तो अब सक्सिनिक एसिड वहां से बाइंड नहीं होगा और ना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे केमिकल जो मोलिकुलरली सबस्ट्रेट के रिजेंबल होते हैं, सबस्ट्रेट के जैसे होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल
इनहिबिटर, ठीक है। और बेटा जी इनको सबस्ट्रेट एनालोगस भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये किसके जैसे हैं, सबस्ट्रेट के जैसे हैं, तो सबस्ट्रेट एनालोगस भी कहलाते हैं। और इनकी प्रेजेंस में अब वो डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होगा। अब एक बात और सुन लो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेटा जी ये होता है कि अगर अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, मान लो यहां सबस्ट्रेट भी एक है, मेलोनिक एसिड भी एक है, तो दोनों के बाइंड होने के चांसेस तो बराबर हो गए ना, कुछ भी बाइंड हो सकता है। और मान लो बेटा जी हमने यहां नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बढ़ा दिया, खूब सारे सबस्ट्रेट लिए, इस मेलोनिक एसिड से सक्सिनिक एसिड ज्यादा कर दिए, ज्यादा, तब इस सक्सिनिक एसिड के बाइंड होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो ओवरकम है, जो सॉल्यूशन, वो ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम, आ जाएगी लाइन वैसे, ओवरकम कैसे? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की नंबर बढ़ाकर अपन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। समझ गए बात? तो इन केमिकल को कह दिया केमिकल इनहिबिटर, जो स्ट्रक्चरल या सबस्ट्रेट एनालोगस भी कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा जी, समझा दी मैंने आपको। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। ये लाइन अंडरलाइन कर लियो, बैक्टीरियल पैथोजन के कंट्रोल में भी काम आते हैं। एक ड्रग है पाबा, दे तो नहीं रखा, थोड़ा बता दूं मैं, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, पाबा। इस पाबा से बेटा जी बनता है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, पाबा, फोलिक एसिड बनता है। और ये फोलिक एसिड जो है ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है बच्चों, बैक्टीरिया में एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और इसे बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, फोलिक एसिड सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब ही सिंथेसिस करेगा। तो पाबा पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड से फोलिक एसिड बनना इन प्रेजेंस ऑफ फोलिक एसिड सिंथेटेज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में। और फोलिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, वो जीवाणु वृद्धि के लिए आवश्यक है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अब हुआ क्या, इस एंजाइम से जुड़ना तो पाबा को था, पाबा है सबस्ट्रेट, लेकिन इससे मिलता जुलता बेटा जी एक आई सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग कंट्रोल के लिए, सल्फा ड्रग जो पाबा के सिमिलर है, वो सल्फा ड्रग आके जुड़ गई इस एंजाइम से। तो बेटा जी ये फोलिक एसिड नहीं बनेगा, इसके बिना बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ बैक्टीरियल पैथोजन के कंट्रोल में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं इस एग्जांपल से। चलो फिर आगे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम को बेटा जी 6 अलग अलग क्लासेज में क्लासिफाइड करते हैं अपन, वो वाला पैराग्राफ आ रहा है। तो 1000 ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडी। Most of these enzymes have been classified into different group based on the underlying type of reaction they catalyze. तो इनको क्लासिफाइड किया है उन रिएक्शन के बेस पर जिन्हें ये कैटेलाइज करते हैं। तो इन एंजाइम को बच्चों क्लासिफाई किस बेस पे किया है? टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं उस बेस पर। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू अंडरलाइन 6 क्लासेज, ईच विद 4 to 13 सब क्लासेज एंड नेम्ड अकॉर्डिंग बाय ये 4 डिजिट नंबर। इनको 4 डिजिट नंबर के बेस पर बेटा जी नाम देते हैं, ऐसे 4 डिजिट के बेस पर 4, 1 2 3 4। ये लो, इसमें फर्स्ट जो बेटा जी कॉलम है वो इसका क्लास है, ये कौन सी क्लास का एंजाइम है। सेकंड आ गया जैसे सब क्लास, थर्ड आ गया सब क्लास, 4 डिजिट है वो, 4th जो कॉलम होगा वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने लिखा 2 1 7 7 1, कुछ भी लिख दिया बच्चों ऐसे। हेक्सोकाइनेज को रिप्रेजेंट करता है 2, फर्स्ट जो इसका डिजिट है वो क्लास है, फिर सब क्लास, फिर सब क्लास, और लास्ट वाला उसका ऑर्डर इंडिकेट होगा। तो बाय इट 4 डिजिट नंबर ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये लो पहला, फर्स्ट जो क्लास है एंजाइम की वो आ गई बेटा जी ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेज, ये 6 कैटेगरी है बेटा जी, OTHLIL, इस सीक्वेंस में याद रखोगे आप। O माने ऑक्सीडो रिडक्टेज, T माने ट्रांसफेरेज, H माने हाइड्रोलेजेज, L लाइजेज, आइसोमरेज और लाइगेज, ये 6 सीक्वेंस में। तो जैसे जो भी क्लास लिखी मैंने लिखा थर्ड क्लास, तो थर्ड बोलते आप समझ आना वो किसकी बात हो रही है? हाइड्रोलेजेज की हो रही है, इसी सीक्वेंस में चलेगी। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, उन दोनों के बीच।
एक मान लो एस सबस्ट्रेट रिड्यूस्ड है, दूसरा मान लो ऑक्सीडाइज्ड है, तो बेटा जी ये पहले वाला ऑक्सीडाइज्ड हो गया, दूसरा रिड्यूस्ड हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज काम आ गया। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, जैसे सक्सिनेक डिहाइड्रोजिनेज होता है, वो इसी कैटेगरी के होते हैं। सेकंड कैटेगरी ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज बच्चों नाम से ही जो एक ग्रुप को, एक सबस्ट्रेट से ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर कर दे, ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला। एंजाइम कैटालाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। तो हाइड्रोजन के अलावा बेटा जी दूसरे ग्रुप का क्या करते हैं, ट्रांसफर। जैसे एक सबस्ट्रेट के साथ कोई जी माने ग्रुप बाइंड है, इस ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर कर देंगे अदर देन हाइड्रोजन। जैसे इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों ट्रांसफरेंस का अभी मैं बता रहा था, हेक्सोकाइनेज। ग्लाइकोलाइसिस में आता है। ग्लाइकोलाइसिस की पहली रिएक्शन बेटा जी ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम। तो ग्लूकोज के साथ कौन, एटीपी। तो एटीपी का कौन सा, फॉस्फेट जो ग्रुप है, इस फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया हेक्सोकाइनेज ने। तो ये काइनेज जो एंजाइम होते हैं ना, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। चलिए थर्ड हाइड्रोलेजेज, इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सारे हाइड्रोलेजेज है, जो वाटर की प्रेजेंस में बेटा जी ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम कैटेलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड बेटा जी फैट में होते हैं, ईथर पेप्टाइड बॉन्ड आपके प्रोटीन में होते हैं, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपके कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। इन सारे बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बन कार्बन हैलाइड पीएन बॉन्ड्स, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जितने भी हाइड्रोलेजेज का एग्जांपल आप लिखना, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम है बेटा जी वो सारे के सारे हाइड्रोलेजेज कैटेगरी के होते हैं, जो वाटर की प्रेजेंस में अलग अलग बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक है, फैट में एस्टर बॉन्ड आ जाते हैं। चलें, तो ये हाइड्रोलेजेज पूछ सकते हैं। सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सब हाइड्रोलेजेज। फोर्थ कैटेगरी लाइजेज, ये भी ब्रेक डाउन करेंगे। एंजाइम्स दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड। तो बेटा जी हाइड्रोलेजेज भी बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं, बट डिफरेंस है हाइड्रोलेजेज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट लाइजेज ब्रेक डाउन करेंगे वो इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ये बिना पानी की प्रेजेंस के ब्रेक डाउन करते हैं लिविंग डबल बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड छोड़ दिया, यहाँ वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती इन एब्सेंस ऑफ वाटर। लाइजेज, जिसका एग्जाम्पल आपने एल्डोलेज, ग्लाइकोलाइसिस में आते हैं, वही एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ जो आप स्टडी करते हो। ग्लाइकोलाइसिस के खूब सारे एंजाइम आगे। एल्डोलेज आता ना, फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है, वो PGAL DHAP, वही एल्डोलेज। आइसोमरेज बच्चों, अगली फिफ्थ कैटेगरी एंजाइम की आइसोमरेज, वो आइसोमेरिक कन्वर्जन। इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर। आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमरिक चेंजेस कर देगा, पोजिशनल कर देगा, तो आइसोमर चेंजेस को अपन आइसोमरेज बोलते हैं। जैसे आता है ना वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम वही आइसोमरेज। तो आइसोमरिक चेंजेस कर देगा सबस्ट्रेट के, वो आइसोमरेज कहलाएंगे। सिक्स्थ आ गया लाइगेज बच्चों, ये भी अपने बायोटेक में आता है। एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, एंजाइम विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर नाइट्रोजन, इन बॉन्ड को जोड़ने का काम करेगा, इसलिए लाइगेज को बेटा जी जॉइनिंग एंजाइम भी बोल देते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू ऑल्सो कॉल्ड जॉइनिंग एंजाइम, ब्रेकडाउन नहीं, ये नए बॉन्ड को ज्वाइन कराता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने वाला, आरएनए लाइगेज, ये आरएनए को बाइंड करता है। ये अपने 6 कैटेगरीज और क्लासिफाइड क्लासेज ऑफ एंजाइम। लास्ट बेटा जी कोफैक्टर। हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कोफैक्टर, नीट में बने हैं इससे भी क्वेश्चन। समझने से पहले बता देता हूं बेटा जी, एंजाइम की स्ट्रक्चर के रेफरेंस में है, जो अपने एंजाइम की कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है होलो एंजाइम, कंपाउंड एंजाइम। देखो एंजाइम की कंप्लीट स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। होलो एंजाइम जो होते हैं बच्चों, 2 पार्ट, एंजाइम के 2 पार्ट, एक तो इसका पार्ट होता है एपो एंजाइम, ये तो बेटा जी एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है। कौन सा पार्ट? प्रोटीन पार्ट, वो तो एपो एंजाइम कहलाएगा। और एंजाइम का जो दूसरा पार्ट है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बेटा जी, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर। ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है
अदर देन प्रोटीन। तो कोफैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होते हैं। तो कोफैक्टर और एपो एंजाइम को मिलकर के हमने क्या नाम दिया? होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। अब जो को एंजाइम है ये बेटा जी इसके अलग अलग पार्ट, को एंजाइम जो कोफैक्टर है उसमें बेटा जी एक को एंजाइम आते हैं, इसमें मेटल आयन इंक्लूड होते हैं, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है। 3 इसकी कैटेगरी अपने दे रखी है, इनको अपन 1 बाय 1 समझेंगे। तो होलो एंजाइम जिसका प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम है और नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर में वो कोएंजाइम हो सकते हैं, मेटल आयन हो सकते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। तो कोफैक्टर इज इसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर कोफैक्टर को हटा दिया जाए तो बेटा जी उस एंजाइम में कैटालाइटिक पावर या कैपेसिटी नहीं रहेगी। चलो इसको अपन रीडिंग लगाते हैं। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बिल्कुल, एंजाइम पॉलीपेप्टाइड क्योंकि प्रोटीन है तो इसलिए बेटा जी एंजाइम को हम बोल सकते हैं एंजाइम्स आर पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। एंजाइम को बोल सकते हो पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, बिल्कुल प्रोटीन ही तो होते हैं, प्रोटीन एमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। However, there are a number of cases in which non-protein constitute called cofactor are bound to the enzyme to make the enzyme catalytic active। तो प्रोटीन तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी बेटा जी there are a number of cases in which non-protein constitute, उस non-protein part को क्या कहा? cofactor are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active। तो cofactor enzyme को catalytic capacity देगा। In these instances, the protein portion of the enzyme is called the apo enzyme underline। तो प्रोटीन वाला पोर्शन तो बच्चों क्या कहला रहा है? एपो एंजाइम कहला रहा है। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाई, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयन। 3 आ गए। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप ले ले बच्चों। आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर अंडरलाइन टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। तो बच्चों प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होगा वो टाइटली बाउंड होता है। इस एपो एंजाइम से जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है बिल्कुल टाइट जुड़ा रहेगा, बाकी दोनों लूजली, ये टाइटली बाइंड होता है, इसलिए ये उन दोनों से डिफर है। फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्सीडेज अंडरलाइन एंड कैटेलेज एंजाइम में विच कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, हिम अंडरलाइन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट्स पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो बेटा जी हिम यहां प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करेगा। कौन सा एंजाइम? पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज। ये कैटेलेज को लार्जेस्ट एंजाइम भी कंसिडर किया जाता है, सेकंड फास्टेस्ट एंजाइम भी बोला जाता है, क्योंकि 1 नंबर पे तो आया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन करता ना बच्चों वाटर और ऑक्सीजन में। इनमें हिम जो पार्ट होता है वो इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीमोग्लोबिन में भी बच्चों हिम आता है, हाँ, हिम उसका नॉन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है, हिम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हो, टाइटली अटैच्ड एंड इट्स पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। चलो अगला, सेकंड प्रोस्थेटिक के बाद, को एंजाइम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, लूजली, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। जब कैटालिसिस होगा तभी वो जुड़ा रहेगा, वरना वो उससे अलग रहेगा, जबकि जो प्रोस्थेटिक है वो टाइटली बाइंड होते हैं बच्चों। फर्दर मोर को एंजाइम सर्व एज को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है, द इसेंशियल अंडरलाइन करना बच्चों, केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी को एंजाइम्स आर वाइटामिन। तो जो को एंजाइम्स का इसेंशियल कंपोनेंट है वो वाइटामिन्स होता है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, वाइटामिन्स से वो बने होते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, अपने यूज भी होते हैं ये को एंजाइम में, वाइटामिन मेन कंपोनेंट है, उसके डेराइव्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखियो, कोएंजाइम निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन। नियासिन होता है B3 वाले विटामिन होते हैं। जैसे NAD लिखा, नाम ही क्या बेटा जी, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इनमें कौन सा विटामिन आया? B3 को केमिकली क्या कहा जाएगा? नियासिन। नियासिन नाम से समझ लो, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही FMN FAD आता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें विटामिन आता है B2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन। तो फ्लेविन एडिनोनिन डाइन्यूक्लियोटाइड आ गया। ऐसे ही याद रख सको तो TPP थियामिन पायरोफॉस्फेट, इसमें विटामिन आता है B1 का केमिकल नेम है बेटा जी थियामिन। तो मेनली जो कोएंजाइम होते हैं वो विटामिन के डिराइव्ड होते हैं, और विटामिन में मेनली कौन सा? B1, B2, B3 अलग अलग इंक्लूड कर सकते हो।
फाइनली अगला आता है बच्चों, ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अंडरलाइन। मेटल आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं विद साइड चेन एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से और वही सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड करेंगे मेटल आयन। एग्जाम्पल जिंक अंडरलाइन इज ए को फैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अभी बताया था मैंने, जिंक दो एंजाइम के लिए आ सकते हो बच्चों, एनसीईआरटी में दे रखा है कौन सा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। नाम भी देखो पेप्टाइडेज है, तो पेप्टाइडेज है तो किसका ब्रेकडाउन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रोटीन में होते हैं। और एंजाइम बच्चों पैंक्रियाटिक जूस का है। जिंक ही किस में प्रेजेंट होगा, मैंने अभी बताया था आपको, अपनी बॉडी का जो फास्टेस्ट एंजाइम है बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसमें भी कौन मिलेगा, जिंक मिलेगा। ऐसे याद रख सकते हो मोलिब्डेनम मेटल आयन है, ये मिलेगा आपको किसमें, किसमें मिलेगा, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है ना, रे याद रख लियो। और निकल ये भी पूछा जा सकता है, यूरिएज। इन एंजाइम के ये मेटल आयंस होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं, याद रखो। तो कॉपर भी एक रख सकते हो बेटा जी, ये टायरोसिनेज एंजाइम का कंपोनेंट होता है। तो अलग अलग एंजाइम के मेटल आयंस। अब जैसे मेरे यूरिएज से बेटा जी याद आया, यूरिएज जो एंजाइम है ना, ये फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंड प्योरीफाई एंजाइम होता है। पहला एंजाइम जिसको क्रिस्टलाइज किया, प्योर फॉर्म में जिसको क्रिस्टलाइज किया, वो एंजाइम कौन सा था, यूरिएज था। यूरिएज नाम का ही मतलब ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया, यूरिया को तोड़ने वाला, फर्स्ट क्रिस्टलाइज एंड प्योरीफाई फॉर्म ऑफ एंजाइम। और करने वाला जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम बेटा जी मैं लिख रहा हूं बकनर, सॉरी बकनर नहीं, समनर। जिस एंजाइम ने बेटा जी इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया वो समनर, यूरिएज एंजाइम। हाँ, और एक वो प्लांट से ही किया था बच्चों, जैकबीन बोलते हैं उसको, कानावेलिया प्लांट, कैनावेलिया प्लांट है जिससे वो कॉनकानावेलिन भी हाँ एक्सट्रैक्ट होता है, बायोमोलिक्यूल में आता है। और अब जब नाम ही आ गया तो बच्चों जो एंजाइम की डिस्कवरी है वो भी समझ लियो, एंजाइम डिस्कवर्ड बाई बकनर। हाँ, ये साइंटिस्ट डिस्कवरी में आया था बच्चों, एंजाइम डिस्कवरी बकनर। जो पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ था ना, वो बेटा जी था जाइमेज, ये मेंशन कर लेना, एंजाइम डिस्कवर्ड बाय बकनर। और फर्स्ट एंजाइम जाइमेज, ईस्ट में बेटा जी ये फर्मेंटिंग एंजाइम होता है, जाइमेज ग्लूकोज से वहां वो फॉर्म कर देगा ना, फर्मेंटिंग एंजाइम होता है, एथेनॉल बनाने वाला। टर्म गिवन बाय कूने, दो साइंटिस्ट। तो एंजाइम डिस्कवर्ड बाय बकनर, कौन सा एंजाइम, जाइमेज। और समनर ने फर्स्ट फॉर्म क्रिस्टलाइज और प्योरीफाई किया था यूरिएज एंजाइम को, जैकबीन प्लांट से। और एंजाइमोलॉजी स्टडी ऑफ एंजाइम, ठीक है। लास्ट लाइन ये भी पूछी हुई है, catalytic activity is lost underline when the cofactor is removed from the enzyme which testify that they play crucial role in the catalytic activity of the enzyme। तो अगर कोफैक्टर को हटा दिया जाए एंजाइम से तो एंजाइम की कैटेलाइटिक कैपेसिटी लॉस्ट हो जाएगी। तो इस लाइन का मीन हुआ कि कोफैक्टर इसेंशियल है कैटेलाइटिक पावर और कैपेसिटी के लिए, हटाते ही उनकी कैटेलाइटिक कैपेसिटी लॉस्ट। क्लियर। तो बच्चों इस वन शॉट में हमने पूरे एंजाइम को प्रॉपरली रिवाइज रीडिंग लगा ली, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मैं इसके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो हम सब मिलकर उसको सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इस लेक्चर को आपने अच्छे से देखा, सुना और समझा होगा। मिलते हैं मयंक सर आपको अगले लेक्चर में, तब तक लिए वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।